आज हम आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है नॉर्मल स्ट्रेस, या सिंपली इसे कहते हैं स्ट्रेस। सिंपली से क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस या सिंपली स्ट्रेस, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है सिग्मा से। ये होता क्या है समझते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, एक रॉड ले ली मैंने। अब इस रॉड का ये क्रॉस सेक्शन है, इस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करा, इक्वल एंड अपोजिट। ये टेंसाइल फोर्स है। इस फोर्स के कारण क्या होगा? इस रॉड की लेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसमें डिफॉर्मेशन होगा क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ाना चाहेगा ये। अब जो ये लेंथ बाहर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना चाह रहा है, उसके कारण इस मटेरियल के अंदर क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होंगे, जो बाहर लगने वाले फोर्सेस का क्या कर रहे होंगे? अपोज कर रहे होंगे। तो मटेरियल को कट करके हमने देखा, तो मटेरियल को कट करके अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्या पाएंगे कि इस मटेरियल में, जैसे ये मान लीजिए एफ का फोर्स है, इस मटेरियल में विपरीत दिशा में क्या डेवलप हो रहे हैं? इसमें डेवलप हो रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम दिखाते हैं आर से, जो ये एक्सटर्नल फोर्स का क्या कर रहे होंगे? अपोज कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस मटेरियल के फाइबर में डेवलप हो रहा है। ठीक है ना? ये बाहर लगने वाले फोर्सेस को क्या करेगा? अपोज करेगा। पहली बात तो ये, जैसे मान लीजिए आपके हाथ को कोई खींच रहा है, तो आप अपने हाथ में आपको खिंचाव महसूस होगा। तो आपके हाथ में जब खिंचाव महसूस होगा, तो आप जो बाहर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, कोई आपका हाथ खींच रहा है, तो वो जो बाहर फोर्स लग रहा है उसका क्या करना चाहेंगे? अपोज करना चाहेंगे। उसी तरीके से हर मटेरियल, अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा जाता है, तो वो अपने ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है। तो अपोज करने के लिए उसके फाइबर्स क्या करते हैं? वो बाहर लगने वाले फोर्स को रोकने के लिए अपने अंदर क्या डेवलप करते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम विथ इन इलास्टिक लिमिट की बात करें, आगे मैं डिस्कस करूंगा इलास्टिक लिमिट क्या है, तो ये आर इज इक्वल टू क्या होगा? एफ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। ये बात हुई अभी किसकी? इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब ये स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? ठीक है, अब जैसे ये रॉड है, तो इसका ये देखेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या जहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया होते हैं जहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। एक बॉडी में मोर देन एरियाज हो सकते हैं, लेकिन हम उस एरिया की बात करेंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इसलिए कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस क्या है समझते हैं। स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है सिग्मा से, स्ट्रेस को। तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और नीचे आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। नीचे क्या आ जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई
ए। ठीक है, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। बाहर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन एक्चुअल इसकी डिफिनीशन है इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, और फार्मूले में अगर हम देखेंगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, तो इसलिए स्ट्रेस क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसकी एसआई यूनिट क्या है समझते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है इस स्ट्रेस की एसआई यूनिट, ऊपर है फोर्स तो न्यूटन आ जाएगा, नीचे है एरिया तो क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम स्ट्रेन और हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।